तो नेक्स्ट हम वेस्टफेलियन एवं उत्तर वेस्टफेलियन युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो 1648 में वेस्टफेलिया की संधि होती है, ये याद रखिएगा। 1648 में वेस्टफेलिया की संधि होती है और आधुनिक जो राष्ट्र राज्य है या आधुनिक राज्यों का, मॉडर्न नेशन स्टेट्स का उदय होता है। युद्ध समान राज्यों के मध्य संप्रभुता की सुरक्षा के लिए लड़े जाते हैं। तो युद्ध समान राज्यों के मध्य, फॉर एग्जाम्पल चाइना और भारत के मध्य संप्रभुता की सुरक्षा के लिए लड़े जाएंगे। इन युद्धों को ट्रेडिशनल वार या सिमेट्री वारफेयर कहा जाता है। ये युद्ध केवल राजनीति तक ही सीमित रहते हैं, ये पॉलिटिक्स तक ही सीमित रहते हैं। तो 1962 में जब चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था तो ये केवल पॉलिटिक्स तक ये चीजें सीमित थी। जो पोस्ट वेस्टफेलियन जो वारफेयर है, यानी कि जो 1989 यानी कि इराक वार से नई शब्दावली आई है, यह युद्ध दो असमान राज्यों, एक शक्तिशाली राज्य फॉर एग्जाम्पल यूएसए था एक तरफ, दूसरी तरफ इराक था, दूसरा अत्यंत कमजोर राज्य के मध्य होता है। इसे असिमेट्रिकल वारफेयर कहा जाता है। तो 1648 से 1989 तक वेस्टफेलियन वार थे, जहां पर ये सिमेट्रिकल वार थे, यानी दो समान राज्य थे आपस में लड़ रहे थे। तो भारत पाकिस्तान या भारत चाइना समान शक्तियों के मध्य, तो दोनों की शक्तियां समान थी और वारफेयर स्टेट के मध्य हुआ करता था। दो राज्य आपस में संघर्षरत होते थे और दो सेनाएं, चाहे भारत और पाकिस्तान की सेनाएं हो, चाहे चाइना और पाकिस्तान की सेनाएं हैं, दो सेनाओं के मध्य होता था। लेकिन जो पोस्ट वेस्टफेलियन वार है ये असिमेट्रिकल हो रहा है, यानी एक तरफ तो यूएसए जैसी महान सुपर पावर रहेगी और दूसरी तरफ पिछड़ी सदेश इराक रहेगा। तो ये असिमेट्रिकल रहेगा, यहाँ असमान शक्तियों मध्य वार होता है। और ये जो वार होता है बियॉन्ड द स्टेट होता है, यानी कि ये स्टेट के भी बियॉन्ड होता है, कि मतलब स्टेट तो ठीक है, राज्य लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ अन्य तत्व भी उसमें शामिल रहते हैं। ये प्रॉक्सी वार है। प्रॉक्सी वार जो पोस्ट वेस्टफेलियन वारफेयर है, उसमें प्रॉक्सी वार का कॉन्सेप्ट निकल आया है। फॉर एग्जाम्पल तो JNK में जो आतंकवाद है या साइबर वारफेयर है, तो क्या किया जाता है, एक जैसे 1972 के युद्ध के बाद जब पाकिस्तान हार गया, तो पाकिस्तान को ये समझ में आ गया कि अब भारत के साथ सीधे सीधे वारफेयर में भारत को हराना मुश्किल है। तो उसने प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट कर दिया, मतलब भारत की भूमि पर नॉन स्टेट एक्टर्स को भेजकर, नॉन स्टेट एक्टर्स यानी आतंकवादी संगठनों के या आतंकवादी ग्रुप्स के लोगों को भेजकर यहाँ पर आतंक फैलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं भारत का नुकसान तो हो ही रहा है। तो ये प्रॉक्सी वार है, कोई एक चेहरा नहीं है, स्टेट नहीं है, कोई चेहरा नहीं है जिसे हम मार सकें। अब आतंकवादी पाकिस्तान ओन करने से मना कर देता है, तो आप किसको जाके हिट करोगे, बात ये हो जाती है। कन्वेंशनल वार तो ऐसे घोषित युद्ध जो दो राज्यों के मध्य हो, जिसमें सीमित मोर्चाबंदी हो तथा परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियारों का उपयोग न हो, ये परंपरागत युद्ध होते हैं, कन्वेंशनल वारफेयर होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 1962 का भारत चीन युद्ध ये कन्वेंशनल वारफेयर का उदाहरण है। अपरंपरागत अनकन्वेंशनल वारफेयर, तो इसमें एक राज्य अपनी जीत के लिए गैर कानूनी तरीकों, संधि पत्रों या गुप्त तरीकों का सहारा लेता है। तो एन के एन प्रकार आप युद्ध जीतना चाह रहे हैं, ये अनकन्वेंशनल वार हो जाएगा। आक्रामक युद्ध, वार ऑफ एग्रेशन, तो इसमें सुरक्षा की बजाय प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर युद्ध अपराध किए जाते हैं, जैसे कि नाटो द्वारा इराक की लौटती फौज पर आक्रमण किया गया था। तो इसमें आप अग्रेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर चाइना आने वाले समय में ताइवान पर आक्रमण कर देता है, तो ये काइंड ऑफ एक अग्रेशन, एक्ट ऑफ एग्रेशन कहा जाएगा। सिविल वार, तो एक ही देश में विभिन्न जातियां या अन्य विरोधी समूहों के मध्य या राज्य के खिलाफ आतंकवादी जो युद्ध होते हैं, जैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं कितने सारे आतंकवादी गुट बन गए, तो वो आपस में ही युद्ध लड़ रहे हैं। एक जो आतंकवादी गुट है दूसरे पर आक्रमण करेगा, दूसरा तीसरे पर और पहला तीसरे पर, यही चल रहा। इसमें नॉन स्टेट एक्टर हैं, ये भाग लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका में सिंघाली और तमिलों के मध्य गृह युद्ध हुआ था, फिर अमेरिका में भी गृह युद्ध हुआ है। तो ये बात है। प्रभुत्वकारी युद्ध, हेजेमोनिक वार, तो इसे ग्लोबल वार या वर्ल्ड वार भी कहा जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 के बीच में हुआ और दूसरा 1939 से 1945 के बीच में हुआ। हेजेमोनिक युद्ध में बहुत सारे राष्ट्र अपनी पूर्ण आर्थिक, सामाजिक व सैन्य शक्ति के साथ हिस्सा लेते हैं। तो एलाइड पावर वर्सेस एक्सिस पावर, इसमें बहुत सारे राष्ट्र थे। एक तरफ तो जर्मनी, इटली जैसे देश थे, दूसरी तरफ अमेरिका और यूके जैसे देश थे, फ्रांस जैसे देश थे। तो ये, और वो अपनी पूरी आर्थिक, सामाजिक और सैन्य शक्ति के साथ हिस्सा ले रहे थे।
इन युद्धों का उद्देश्य वैश्विक शांति संतुलन यानी ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर स्टेब्लिश करना है या एक वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव लाना है। तो वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव हुआ 1945 के बाद। हालांकि भले ही जो यूके का ग्रुप है एलाइड पावर है जीत गई, लेकिन कहीं ना कहीं यूके से जो वर्ल्ड ऑर्डर है शिफ्ट हो गया कहाँ, अमेरिका की तरफ। तो जो जब वर्ल्ड ऑर्डर का सेंटर क्या हुआ करता था यूरोप 1945 तक, लेकिन इसके बाद सेंटर कहाँ चला गया, यूएसए में। तो ये निगेटिवली यूके को प्रभावित हुआ इस युद्ध से। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बाइपोलैरिटी सिस्टम आ गया, तो बाइपोलैरिटी सिस्टम भी आ गया, यूएसए वर्सेस यूएसआर हो गया, ये बात भी है। फिर हेजेमोनिक वार थ्योरी ये इसके प्रतिपादक है रॉबर्ट गिल्पिन ने हेजेमोनिक वार थ्योरी दी है। इसकी 3 विशेषताएं हैं, कौन कौन सी? एक विश्वव्यापी संघर्ष होगा, एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होगा, प्रत्येक महान शक्ति अधिकांश छोटी शक्तियां इसमें भाग लेती हैं। तो इसमें महान शक्तियां फॉर एग्जांपल यूके जैसे देश भी भाग लेंगे और छोटी छोटी शक्तियां भी इसमें भाग लेती हैं, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तो ये सब देश भी इसमें भाग लेते हैं। फिर संपूर्ण युद्ध टोटल वारफेयर होगा, तो ये एक संपूर्ण युद्ध होगा जहाँ पर सामाजिक या जो सैन्य सेना है, आर्थिक और या अन्य जो चीजें हैं सभी इसमें लुटा दिए जाएंगे या सबका उपयोग किया जाएगा। ये विस्तृत इसका जो भौगोलिक दायरा होता है विस्तृत होता है। तो वर्ल्ड वार सेकंड हो रहा था तो इवन ये जापान से लेकर यहाँ इंडोनेशिया बहुत जगह ये फैल गया था। तो ये इसका जो दायरा होता है बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। जो हेजेमोनिक वार है उसके उदाहरण है तो पेलोपोनेशियन वार, जिसकी चर्चा कौन करता है, थुसाइडाइडस। 3 साल का युद्ध ये हुआ था 1618 से, सॉरी 30 साल का युद्ध, 30 ईयर वार, ये 1618 से 1648 के बीच में हुआ था, 30 ईयर वार। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। नॉम चॉम्स्की की पुस्तक है हेजेमनी और सर्वाइवल कोलन अमेरिकाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल डोमिनेंस, ये 2003 में पुस्तक आती है, हेजेमनी और सर्वाइवल कोलन अमेरिकाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल डोमिनेंस 2003। चॉम्स्की ने इराकी युद्ध को हेजेमनिक वार कहा। इराकी जो युद्ध हुआ है, ईरान के साथ जो युद्ध हुआ गया, तो ये हेजेमनिक वार था। न्यू वार, तो नवीन युद्ध, इराक युद्ध को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है जो कि 2003 में हुआ था। न्यू वार को पोस्ट मॉडर्न या उत्तर आधुनिक, पोस्ट क्लाजविजियन या पोस्ट वेस्टफेलियन युद्ध भी कहा जाता है। इसका जन्म मुख्यतः पोस्ट कोल्ड वार युग में हुआ है। तो 1991 के बाद इस तरह के युद्ध देखने को मिलते हैं। पारंपरिक युद्ध या पुराने युद्ध वेस्टफेलियन राष्ट्र राज्यों के मध्य होते थे जो क्लाजविज की नीति पर पालन करते थे कि युद्ध राजनीति का एक साधन है, ये बड़ी भारी सेनाओं द्वारा औपचारिक घोषणाओं के साथ लड़े जाते हैं। तो इसमें एक डिकोरम मेंटेन किया जाता था, राजनीति का केवल पॉलिटिक्स तक सीमित रहता था, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें सेनाएं हैं, सेनाओं पर ही हमला करती थी और इसका एक बाकायदे औपचारिक इसकी घोषणा होती थी। ऐसा नहीं है कि आप साइबर वारफेयर चला दें किसी के खिलाफ और किसी को पता ही ना चले, तो ऐसा नहीं होता था। कार्ल डोर ने नवीन युद्धों को निजीकरण व वैश्वीकरण के प्रभावों के कारण सत्ता में उत्पन्न संकट से जोड़ा। मेरी कार्ल डोर ने अपनी पुस्तक न्यू वार्स एंड ओल्ड वार्स कोलन ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस इन अ ग्लोबल इरा, ये 1999 पुस्तक आती है, में आधुनिक युद्धों को 4 रूपों में वर्गीकृत करती है। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है नवीन वार, न्यू वार, उत्तर आधुनिक युद्ध, पोस्ट मॉडर्न वार, उत्तर क्लाजविट्जियन युद्ध और उत्तर वेस्टफेलियन युद्ध। इसे 4 प्रकार के ये बताते हैं। नए युद्धों की विशेषताएं, तो इसमें नॉन स्टेट एक्टर की भूमिका रहती है। तो नॉन स्टेट एक्टर हैं, गैर राज्य जो करता है उनकी भूमिका रहती है। फॉर एग्जाम्पल आतंकवादी संगठन जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, तो ये सब इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें नॉन स्टेट एक्टर भाग लेते हैं। राज्यों के मध्य इंटर स्टेट की बजाय राज्य के अंदर इंट्रा स्टेट युद्ध होता है। तो पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुसकर काइंड ऑफ हमला करते हैं या भारत को प्रभावित करने का काम करते हैं। 1990 के बाद गृह युद्ध जैसा जो स्थितियां हैं वो ज़्यादा होने लगी हैं। हमने देखा है अफ्रीका में बहुत सारे गृह युद्ध अभी भी हो रहे हैं। फिर 1980 से 88 के मध्य ईरान व इराक व 2008 के रूस व जॉर्जिया तथा वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध को छोड़कर तो बाकी जो युद्ध हैं एक राज्य के अंदर ही हो रहे हैं। जो अभी युद्ध हो रहे हैं वो एक राज्य के अंदर ही हो रहे हैं, अगर इन युद्धों को छोड़ दिया जाए तो। क्योंकि ये 2 राज्यों के बीच में हो रहे हैं। अफगान कबीलों, सीरिया व इराक में शिया सुन्नी के झगड़े ऐसे ही उदाहरण हैं। फिर ये युद्ध उत्तर औपनिवेशिक राज्यों में ज़्यादा हो रहे हैं, पोस्ट कॉलोनियल
स्टेट में हो रहे हैं। तो ऐसे देश जहां पर पहले कॉलोनियल पावर्स ने राज किया है, वहीं पर ये युद्ध ज्यादातर हो रहे हैं। पहचान के संकट के युद्ध, तो 1991 के बाद यूएस हेजेमनी व मोनोकल्चर कॉन्सेप्ट की वजह से पहचान का संकट खड़ा हो गया है। हंटिंगटन का क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इसी का वर्णन है। तो अरब इजराइल जो संघर्ष है या इस्लामिक दुनिया के संघर्ष इसी के प्रतीक है कि आपको आइडेंटिटी चाहिए और इसलिए आप युद्ध लड़ रहे हैं। विषम युद्धों का बोलबाला है। तो न्यू वार एसिमेट्रिकल वार है, मतलब यहाँ पर एक तरफ तो बड़ी सुपर पावर रहती है, दूसरी तरफ बहुत छोटा देश रहता है। यानी विषम युद्ध तो असमान शक्तियों के मध्य लड़े जाते हैं। यूएसए द्वारा वियतनाम पर, कोसावो पर, अफगानिस्तान व इराक पर आक्रमण, व रूस व जॉर्जिया, रूस व यूक्रेन के मध्य युद्ध विषम युद्ध के उदाहरण है। परंपरागत युद्ध समान शक्तियों के मध्य लड़े जाते थे, जबकि जो नवीन युद्ध हैं ये असमान शक्तियों के मध्य लड़े जाते हैं। फिर नागरिक सैन्य विभाजन धुंधला हो गया है। तो पहले सेनाओं या युद्ध मैदान तक ही सीमित रहते थे। तो पहले युद्ध सेनाओं व युद्ध मैदान तक सीमित रहते थे। आप सेनाओं पर आक्रमण कर रहे हैं और युद्ध मैदान तक आप सीमित रहते हैं। अब सिविलियन पर अटैक नहीं किया जाता था। अब नागरिक आबादी भी चपेट में आने लगी है। तो अब आप देखते हैं कि जो यूएसए है अगर बमबारी करेगा कहीं, अगर अफगानिस्तान में जैसे बमबारी करता था तो अंधाधुंध करता था, तो उसमें सिविलियन भी मारे जाते थे। पहला ऐसा नहीं देखा जाता था। आर्थिक व सामाजिक बर्बादी आज युद्ध का मुख्य लक्ष्य हो गया है। नागरिक भी गुरिल्ला वार करते हैं, वो भी सैनिक की तरह कार्य कर रहे हैं या वो भी सैनिक बन जाते हैं। अब क्या हो रहा है काइंड ऑफ यूक्रेन में कि रूस अंधाधुंध अगर फायरिंग करेगा या अंधाधुंध गोले बरसाएगा तो फिर अब नागरिक क्या ही करेंगे। नागरिक भी, सेनाएं मर रही हैं तो नागरिक भी आ रहे हैं फ्रंट पे। तो ये बात ज्यादा बर्बरता, तो जो नवीन युद्ध ज्यादा बर्बर और ध्वंसक हो रहे हैं। बड़ी आबादी की हत्या के साथ अपहरण, प्रताड़ना, बलात्कार आम बात हो गई। अंतर सांप्रदायिक संघर्ष, जाति सफाई, एथनिकल, देखो कितना अच्छा प्यारा शब्द है, एथनिक क्लिंजिंग, लग रहा है कितना महान कार्य हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप एक जाति को पूरी तरह से या एक जो एथनिसिटी के लोग हैं उनको समाप्त करने का काम कर रहे हैं हमेशा के लिए। अफ्रीका में ऐसा ही होता है, एक जाति दूसरे जाति की दुश्मन बनी रहती है। उत्तर आधुनिक युद्ध, पोस्ट मॉडर्न वार, तो नवीन युद्ध बहुत हाईटेक हो गए हैं। जैसा कि कोहेन ने कहा है कि ये रिवोल्यूशन इन आर्मी अफेयर देखने को मिलता है। अब आजकल के वार वर्चुअल वार है, कंप्यूटर वार है और ये साइबर वार है कि आपको पता ही नहीं चलेगा और आप एक दिन में पूरा बर्बाद हो जाएंगे। पूरा आपका देश, पूरा के पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है सब हैक कर लिया जाएगा, आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। रेमंड ओरा ने तकनीकी उन्नति के दबावों के कारणों के बढ़ने की तीव्रता को हाइपरबोलिक वार या अतिसंयोक्तिपूर्ण युद्ध कहा। तो जैसे जैसे तकनीक की उन्नति हुई है तो उसके कारण जो दबाव पैदा हुए हैं उसके बढ़ने की तीव्रता को क्या कहा है इसने, हाइपरबोलिक वार। हथियार भी कंप्यूटर गाइडेड हो गए हैं। राडार, एंटी मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, आज बहुत सी तकनीकी आ गई। उदाहरण के लिए 1990 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो आप बहुत सारी तकनीकों का उपयोग करके, अब देखो सैटेलाइट है तो अमेरिका पूरे विश्व की निगरानी करने लगा। उसको पता है कब कौन सा देश क्या कर रहा है, उसे पता है भारत के पास कितने हथियार है, भारत कहाँ से कौन सा काइंड ऑफ हथियार मूव कर रहा है, तो ये सब उसको पता है। तो ये उसको एक बढ़त मिल जाती है तकनीक के क्षेत्र में। पाकिस्तान या खैर पाकिस्तान के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन चाइना क्या करता है, साइबर अटैक करता है भारत में। ये असिमेट्रिकल वार है, इसका आप इवन आप सोर्स नहीं पता लगा सकते हैं कि कहाँ से आपके ऊपर हमला हो रहा है। तो ये समस्याएं हैं। अनविनेबल वार, तो आजकल युद्धों के परिणाम नहीं निकलते हैं, ना ही भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। क्या यूएसए वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान युद्ध को जीत चुका है? वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल ज्यादा हो गया लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला है। तो अब युद्ध के परिणाम नहीं आ रहे हैं। क्योंकि एक तो जियो पॉलिटिक्स ऐसी है कि जैसे भले ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, लेकिन अमेरिका या जो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो नहीं चाहती कि कहीं ना कहीं यूक्रेन कमजोर पड़े, तो वो हथियार सप्लाई कर रहे हैं पहली चीज। दूसरी चीज, अब जो बैलेंस ऑफ टेरर है या इस प्रकार के हथियार आ गए हैं कि आप अब कितना भी छोटा राज्य है आप उसे पूरी तरह से दबा नहीं सकते, कहीं ना कहीं वो संघर्ष करता रहेगा अगर वो चाहे तो। युद्धों का औचित्य, तो जो रियल पॉलिटिक है या रियलिज्म है, यथार्थवादी क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि युद्ध एक राजनीतिक गतिविधि है, इसके नैतिक औचित्य को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नैतिकता पे आप मत जाइए, ये एक राजनीतिक गतिविधि है और इसमें नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए आप युद्ध लड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कार्ल वॉन
क्लाउसब्रिड्ज, थ्यूसाइडाइडस, मॉर्गन थेओ आदि इसी के विचारक हैं कि आप रीजन ऑफ द स्टेट पर भरोसा करिए और जो आपको सही लगे उस हिसाब से अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए काइंड ऑफ कुछ भी आप कर सकते हैं। जस्ट वार थ्योरी, तो युद्ध तभी उचित है जब वह नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। तो युद्ध तभी उचित है जब वो नैतिक सिद्धांत के कुछ अनुरूप हो। तो भारत में पहले क्या होता था, जब 1792 में गौरी ने हरा दिया किसको, पृथ्वीराज चौहान को। क्यों हरा पाया, क्योंकि जब 1791 में युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो उसमें क्या हुआ था काइंड ऑफ पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था तो क्या हुआ था कि गौरी की सेनाएं भागने लगी, तो पृथ्वीराज चौहान ने उनका पीछा नहीं किया या उन्हें वहीं का वहीं समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। तो ये भारत में ये परंपरा थी कि आप भागते हुए सैनिकों पर हमला नहीं करेंगे। इसी तरह परंपरा थी कि आप जब युद्ध काइंड ऑफ अगर शाम हो गई है तो आप युद्ध नहीं करेंगे। तो कुछ परंपराएं थी जिनका पालन किया जाता था। आप अगर आपने किसी बंदी को पकड़ भी लिया है तो उसके साथ आप सम्मान पूर्वक व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ आंख कान उसके निकाल लें और उसके साथ गोटियां खेलें, ये भी नहीं था। नैतिक सिद्धांतों का आप पालन करिए। आप अगर कहीं पर कब्जा भी कर रहे हैं तो वहाँ की महिलाएं बच्चों को अच्छे से ट्रीट करिए, वहाँ पर आप उनके साथ दुर्व्यवहार मत करिए। नैतिकता व न्यायसंगतता के दो पैमाने, एक जस्ट एड बेलम और एक जस्ट इन बेलो, या जस्ट एड बेलम, जस्ट इन बेलो। तो जस्ट एड बेलम का अर्थ क्या है कि आप जो रिसोर्सेज हैं युद्ध में वो सही उपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप जैसे अमेरिका ने क्या किया था, वियतनाम पर पेस्टिसाइड का अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तो ये एक गलत रिसोर्स है, आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। या आप केमिकल जो वेपन है उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं किसी भी देश को हराने के लिए। आप जहरीली गैस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जस्ट रिसोर्सेज कि आप जो युद्ध है उसमें किस प्रकार के रिसोर्सेज उपयोग कर रहे हैं, आप सही न्यायसंगत रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं या अनैतिक रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा है जस्ट इन बेलो, यानी कि आप जो अपना कंडक्ट है युद्ध में, आपका कंडक्ट नैतिक है या अनैतिक है। आप किसी देश पर कब्जा करते हैं तो क्या वहाँ के बच्चे महिलाओं के साथ आप दुर्व्यवहार करते हैं, ये जस्ट इन बिलो के अंतर्गत आता है। इसके समर्थक हैं हिप्पो, अगस्टीन, थॉमस एक्विनास, फ्रांसीसी डी विक्टोरिया, ह्यूगो ग्रोसियस, माइकल वाल्जर और जीन बेथे एल्स्टीन। फिर पैसिफिज्म, ये शांतिवादी दृष्टिकोण है। यह मानता है कि युद्ध अनिवार्य बुराई है, नेसेसरी इविल है। इसमें कोई न्याय संगतता या औचित्यता नहीं होती है। कोई युद्ध न्यायपूर्वक युद्ध नहीं होता है, तो कोई युद्ध न्यायपूर्ण नहीं होता। कहीं न कहीं युद्ध में तो गंदगी होगी। समर्थक है इसके महात्मा गांधी, समर्थक है इसके। फिर इसमें कानूनी शांतिवाद की बात की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून व यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसमें शांति आंदोलन, परमाणु शस्त्रीकरण जो आंदोलन है, ये सब इसी के उदाहरण है कि आप शांति बना के रखिए, बहुत ज़्यादा युद्ध वगैरह ना करिए। आप एक ऐसे विश्व का निर्माण करिए जो परमार्थ पर बेस्ड हो, जहाँ पर जिसके लिए वसुधैव कुटुंबकम की नीति आप लाइए और पूरे विश्व को एक परिवार मानिए और ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए, शांति के मार्ग पर आप चलिए। ये महात्मा गांधी का सिद्धांत, अहिंसा परमो धर्मा की बात ये करता है।